स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और आप लोग इस समय स्टडी कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th का चैप्टर। आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया, आप लोगों ने डिफरेंसेस देख लिए, फिर उसके बाद आप लोगों को ये पता चला कि इस सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो आज हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे द पार्ट्स ऑफ सेल, जिसमें याद कीजिए आप लोग सबसे पहला पार्ट आपको सेल वॉल बताया गया था। चलिए बच्चों, चूंकि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, तो चलो मेरे साथ सेल वॉल का यानी कि प्लांट सेल का फिगर बनाना सीखिए मेरे साथ। देखिए कुछ इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे बच्चों, इसको सीख लो और एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना लो कि जो सबसे बाहर की लेयर प्लांट सेल में होती है, इसी को आप कहते हो सेल वॉल, ठीक। इसके अंदर एक फाइन छोटी लेयर होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर इसकी बात करें, छोटी सी लेयर फाइन बना दे रहे, कंटिन्यूअस होती है। ये रही आपकी लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसके बाद आपका बनेगा थोड़ा सा छोटा सा न्यूक्लियस, ठीक। ये रहा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के एक हिस्से से आप बना दोगे बड़ा सा वैक्यूल, ठीक। यहाँ पर आपका न्यूक्लियोलस, इसके अंदर आपके थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। इसके बाद इसी में आप बना दोगे माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे करके इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया बना दोगे। इसके बाद आपका बनेगा क्लोरोप्लास्ट, इस तरीके से आप क्लोरोप्लास्ट बना दोगे। इसके बाद आप छोटे छोटे से इसमें वो बना दोगे राइबोसोम। इसके बाद आप इसमें बना दोगे गोल्गी बॉडी, इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर। और लाइसोसोम, कहीं लाइसोसोम बना दो। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बेसिक बातें आप लोग सीख लीजिए कि आप ऐसे ही बनाओगे, ठीक। जिसमें से अभी हमको पढ़ना है अबाउट सेल वॉल। ये आउटर मोस्ट जो रेड कलर से आपका बन रखा है, इसको सेल वॉल कहते हैं। तो बच्चों क्या पता है आपको सेल वॉल के बारे में अगर पूछा जाए कि इट इज प्रेजेंट मेनली, इट इज प्रेजेंट ओनली, बोलो मेनली नहीं, इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। आपके प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होने वाली लेयर सेल वॉल कहलाती है। अच्छा, ये सेल वॉल प्लांट में ही, चूंकि हम लोग प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो ये अलग अलग जैसे फंजाई हो गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, उसमें अलग अलग मटेरियल की होती है। लेकिन चूंकि हम लोग प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो इसको समझेंगे कि इन प्लांट सेल इट इज मेड बाय, इन प्लांट सेल इट इज मेड बाय, तो आपका आंसर होगा सेलुलोज, ठीक है। प्लांट सेल में ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक बेटू। ये सेल वॉल हाईली पोरस होता है। हाईली पोरस का मतलब ये मदद किसमें करेगा, इसलिए सेल वॉल हाईली पोरस होता है। पोरस का मतलब इसके अंदर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से, सोचो जिसमें पोर होगा उसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हो जाएगा कि नहीं। तो हाईली पोरस एंड इट हेल्प्स इन exchange of materials from outside। बताओ सही रहा कि नहीं रहा, from outside। क्लियर हुआ बच्चों। इसके अलावा जो सेल वॉल होती है, ये आपके प्लांट सेल के शेप को मेंटेन करती है। और क्या, देखिए ये हार्ड स्ट्रक्चर है, बाहर से आपको दिख रहा है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, क्योंकि ये बाहर सेलुलोज की बना हुआ मटेरियल है, तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। तो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट सेल, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल के प्रोटेक्शन में मदद करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इट हेल्प्स टू मेंटेन, तो आपका आंसर होगा शेप ऑफ प्लांट। It helps to maintain shape of plant cell, ठीक। इतने सारे पॉइंट्स आपने सेल वॉल में सीखे। मेरे साथ एक बार इसको रिवाइज कीजिए और आपका सेल वॉल हो गया खत्म। क्या क्या सीखा आपने बच्चों? सबसे पहले आपने सीखा कि प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, तो आपका आंसर था सेल वॉल। बच्चे ये प्लांट सेल बनाया है मैंने, ठीक है, ये प्लांट सेल बनाया है। अभी एनिमल सेल भी बना के आपको दिखाते हैं। तो क्या लिखा है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज होता है, मतलब प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है,
इन प्लांट सेल इट इज मेड बाय, इट इज का मतलब सेल वॉल इज मेड बाय, किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये हाईली पोरस होता है। हाईली पोरस का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। ठीक, ये अंदर से बाहर और बाहर से अंदर करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी बेटा क्योंकि हो सकता है इस सेल में मेटाबॉलिक होने के कारण, मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के कारण वेस्ट मटेरियल बन गया हो तो उसको बाहर करना है, बाहर से किसी चीज की जरूरत हो, सेल के अंदर किसी चीज की कमी हो उसको अंदर करना है, इसलिए। तो इट हेल्प्स टू मेंटेन शेप ऑफ प्लांट सेल। इसके अलावा इट हेल्प्स टू प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट सेल। तो कितने सारे काम आप लोग को टोटल पता चल गया दैट व्हाट इज सेल वॉल। क्लियर हुआ? पढ़ते जाइए बच्चों, इसको बनाते जाइए। चलिए सेकंड नंबर पे समझते हैं बेटा। सुनो, जो सेकंड नंबर का पार्ट होता है, अब हम आपको एनिमल सेल की बात बताते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, ये आपकी एनिमल सेल है, ये आपकी एनिमल सेल है। एनिमल सेल में सेल वॉल तो होती नहीं है बच्चों, ठीक। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको क्या कहते हैं मैम? उसको कहते हैं बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, इसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें देखो ये लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेकेंड लेयर, लेकिन एनिमल सेल में पहली लेयर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक, इसके अलावा इसमें देखो इस तरीके से बना हुआ है, इसमें बिल्कुल बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है, इसमें बिल्कुल बीचों बीच में आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। आई बात समझ में? और इस तरीके से एक तरफ से इधर भी होगा, ऐसा नहीं है एक में बना दे रहे हैं एक में नहीं, इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक, इस तरीके से इसके अंदर भी न्यूक्लियोलस होगा, इसके अंदर वही क्रोमैटिन थ्रेड्स होंगे, इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कुछ ऐसे बनता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, याद करो यार। ठीक, इसके अंदर कौन होगा? इस तरीके से बना दो सेल, वो क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाया जाता, सॉरी बच्चों गलती से मुंह से निकला। प्लास्टिड इसमें कहाँ पाया जाएगा यार? प्लास्टिड तो प्लांट सेल में पाया जा रहा था, तो सॉरी इसमें नहीं। इसके अलावा इसमें आपके राइबोसोम देखने को मिल जाएंगे, आपको वैक्यूल देखने को मिल जाएंगे, लाइसोसोम देखने को मिल जाएंगे, इस तरीके से बहुत सारा पार्ट, और इसके अंदर इसका फ्लूइड भरा होता है। ऐसे एनिमल सेल बना दो, क्या जा रहा आपका। ठीक, इसके अगर नेमिंग आप देख लो, सीख लो भाई। इसको गोल्गी बॉडी, इसके एक तरफ थोड़ा सा इस तरीके से बना दे रहे हैं, इस तरफ इस तरीके से आपका क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक की नेमिंग कर दे रहे हैं, दोनों की नेमिंग सीख लेना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसको। ये आपका कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका कहलाता है प्लांट सेल है तो इसमें प्लास्टिड होती है, ये आपका राइबोसोम होता है, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है बच्चों, उसके फ्लूइड को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। इतने सारे पार्ट्स आपने पढ़ लिए, ठीक है, अच्छे से इसको तैयार करो। और ये होता है एनिमल सेल, और ये जो सेंटर पार्ट होता है ये इसका होता है न्यूक्लियस। सेंटर नहीं, सेंटर से थोड़ा हटके बनता है, यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में आपको दिख रहा है। क्या समझ में आया? समझ में आया ना सारी बात? चलिए, तो इस तरीके से आपका सेल वॉल का पार्ट खत्म हुआ। जोश के साथ पढ़िए। सेल वॉल क्या होती है? प्लांट सेल की आउटर मोस्ट सेल सेल वॉल होती है। दूसरे नंबर पर आपने क्या पढ़ा कि सेल वॉल पोरस होती है, इसलिए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल आसानी से होगा। तीसरे नंबर पे आपने क्या पढ़ा? प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है, शेप देती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और क्या चाहिए आपको? याद हो गया? वेरी गुड। सेकेंड नंबर का पॉइंट सुनते हैं बच्चों। सेकेंड नंबर पे आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूंकि बड़ा है, इसके बाद में बताएंगे, इसको पूरा रब करके छोटा सा एक बात सीख लो, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में जो अंदर फ्लूइड भरा होता है उसको कहते हैं। तो एक लाइन में आप इसको क्या समझोगे? अ फ्लूइड इन प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल, प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल इज कॉल्ड, तो आपका आंसर होगा क्या? साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर, प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल दिख रहे हैं ना, देखो सेल ऑर्गेनेल ये है, ये सब इसी के अंदर एम्बेडेड है कि नहीं है? एम्बेडेड का मतलब होता है किसी चीज के अंदर धंसा होना। साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, उसके अंदर ये सब भी प्रेजेंट है। तो ऑल
ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। बस बात खत्म। आपने साइटोप्लाज्म के बारे में भी सीख लिया। साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या काम करता है? सेल ऑर्गेनेल्स को अपने पास पकड़कर रखने का काम करता है। हो गई बात खत्म यार, कितना टफ है। सेल वॉल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए, थैंक यू। उसके आगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से इसको सीखो बच्चों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 100% है, हर स्कूल में इसका क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप लोग सीखिए ताकि आप लोगों को एकदम कंफर्म हो जाए मेरे साथ, है ना। आप लोग भी बोलेंगे कि जया मैम ने सिखाया। तो सीखिए बच्चों, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो थर्ड पार्ट इसका हम लोग आज सीखेंगे, दैट व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए सीखिए। देखो बच्चों, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सबसे पहले तो ये एनिमल सेल की फर्स्ट लेयर है। तो इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ क्या? एनिमल सेल, ये सीखा। बट सेकेंड लेयर मतलब आफ्टर सेल वॉल। बट इन प्लांट सेल, ऐसे करके देखो, बट इन प्लांट सेल it is present after cell wall। प्लांट सेल में ये सेल वॉल के अंदर होती है। क्लियर हो गया बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैरेक्टर सुनो यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या बात हुई? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है बच्चे कि ये सेलेक्टेड चीजों को सेल्स के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ले जाने का काम करती है। सब चीज अंदर बाहर नहीं हो सकता। ये जस्ट लाइक हमारे पिताजी हैं कि घर के बाहर, जैसे अगर हमको जाना हो, परमिशन का मतलब कोचिंग स्कूल तो उनको पता होता है, लेकिन अगर आपको किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, किसी शादी विवाह में जाना है अपने दोस्तों की, तो परमिशन तो लेते हो ना, सेलेक्टेड। और आपके क्या पिताजी सारी शादियों में जाने के लिए मान जाते हैं सेलेक्टेड जगह पे ना, तो पिताजी क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, हम तुमको सेलेक्ट करते हो, तुम यहाँ जा सकते हो। या फिर बाहर से मित्रों में आपके कौन अंदर आएगा? ये भी तो, अगर पिताजी ने मान लीजिए किसी को मना कर दिया, ये मेरे घर में नहीं आ सकते, क्या आपकी हिम्मत है? आप ला पाओगे? नहीं ला पाओगे बच्चों। तो ये जस्ट लाइक स्ट्रिक्ट पोर्शन होता है हमारे सेल का, जो ये डिसाइड करता है कि क्या चीजें सेल के अंदर आएंगी और क्या चीजें सेल से बाहर जाएंगी। समझ में आया? और ये किस बेसिस पे काम करता है? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों ऑस्मोसिस। देखिए जरा, सबसे पहले तो इट इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन दैट अलाउज एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ दी सेल। ठीक? और इस मेम्ब्रेन के माध्यम से ये जो प्रोसेसिंग चल रही है, कोई भी मटेरियल इन और आउट होने के लिए, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। तो बच्चों, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ठीक, अगर हम पूछें कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस के लिए बात सीखिए बच्चों। ऑस्मोसिस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। अब सीखने वाली चीजें हैं, इसको बड़े ध्यान से सीख लीजिए। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल की जगह हम बोलेंगे सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट क्या होता है? अभी सिखाते हैं क्या होता है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसको सीखो बच्चों। सॉल्वेंट की बात चल रही है, इसको डिब्बा बनाओ, इसको याद करो। आप थोड़ा सा समझेंगे तब फिर और पॉइंट्स को, इसके और आगे के पॉइंट्स को सीखेंगे। जैसे देखिए बच्चों, क्या होता है, आप किसी चीज को, दो चीजों को जब मिलाते हो तो क्या बनता है? बताओ, सॉल्यूशन बनता है। इस सॉल्यूशन में दो चीजें होती कौन कौन सी हैं? पहली होती है सॉल्यूट और दूसरी होती है सॉल्वेंट। सभी को पता है कि नहीं? नहीं पता तो सीखिए।
सॉल्यूट वो चीज होती है जिसको मिलाते हैं, जिसको मिलाते हैं, और सॉल्वेंट वो चीज होती है जिसमें मिलाते हैं। अब मेरे साथ इमेजिन करो, आप ग्लास में पानी लो, ग्लास में पानी लो और उसमें चीनी डालो, तो जिसमें मिला रहे हैं वो क्या है? पानी है, और जिसको मिला रहे हैं वो क्या है? चीनी है कि नहीं है? अब दोनों को आपने मिला दिया तो क्या बन गया बच्चों? सॉल्यूशन बन गया। क्लियर हो गया? तो बच्चों अगर हम देखें ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, तो अगर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे तो यार सॉल्वेंट पानी है, पानी का मूवमेंट होना चाहिए ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यस, समझ में आ गया है अब आपको। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, सॉरी ऑस्मोसिस। इसके बाद एक लाइन और याद करेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ठीक, अच्छा इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे, ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, बाय सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, बाय सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं और ये एक टाइप का डिफ्यूजन होता है। बच्चों डिफ्यूजन क्या है? अब आपने नया मैम बोल दिया, डिफ्यूजन क्या होता है? सीखो यार। आपके घर में आप थक के कोचिंग करके कैसे भी करके पढ़ के घर आए हो, आपके घर में आपकी स्वादिष्ट मैगी बनके किचन में तैयार है, आपके नाक में महक आई, बाहर से ही गेट के पास से ही महक आ गई, आज तो मैगी बनी है। कैसे महक आ गई यार? आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि वहां कौन सा प्रोसेस वर्क कर रहा है? डिफ्यूजन। इसके अलावा आपकी मैम ने बहुत सारा परफ्यूम डाल दिया, ठीक, आप पीछे की तरफ बैठे हो, आपको महक आ रही है, यार कुछ तो अच्छा महक रहा है, ये कैसे, मेरे पास से वहां तक महक कैसे गई? तो वो भी आंसर है बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के लिए बच्चों कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए जब आपका मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट हो रहा होगा तब आपको मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। समझ में आ गई बात? वेरी वेरी नाइस। तो इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर हुआ बच्चों? फिर सुनो, ऑस्मोसिस दो प्रकार का होता है, एक होता है एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस में क्या होगा बताओ? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट सेल के अंदर होना चाहिए कि नहीं? तो इसका क्या मतलब हुआ? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ सेल। ठीक, और एक टर्म होता है एक्स ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स आउटसाइड ऑफ द सेल। क्या? आउटसाइड ऑफ द सेल। तो ऑस्मोसिस दो प्रकार का, यार देखो बता तो चुके हैं कि ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो बच्चों ये सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है, दोनों तरीके से मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? ये कहाँ लिखा है कि हमेशा सेल के बाहर ही चीजें जाएंगी, या ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ सेल के अंदर ही चीजें जाएंगी? भाई दोनों जगहों पर मूवमेंट हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है। तो इसी हिसाब से एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस आपने दो बातें पढ़ी। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अगर सेल के अंदर हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एंड ऑस्मोसिस, और अगर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट बाहर की तरफ हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एक्स ऑस्मोसिस। अब एक एग्जांपल लो, एक्स ऑस्मोसिस का एग्जांपल लो, सुनो। एंड ऑस्मोसिस में आपने किशमिश लिया, किशमिश को पानी में डाला, पानी में डालकर देखो वो धीरे 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 फूल जाएगी यार, ठीक है? तो इसका एग्जांपल क्या है? रेजिन, जो आपका किशमिश का फूलना, ठीक है, ये आपके एंड ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। और इसका एग्जांपल क्या है? आप अंगूर को आप सोल्यूशन में रखिए और अंगूर से शुगर सोल्यूशन में रखने पर वो सारा का सारा वो पिचक जाता है। बताएंगे आप लोगों को, आपको हो सकेगा बच्चों तो इसका हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो एक्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि अंदर से मटेरियल बाहर निकल जाए, पिचका दे, अंगूर पिचक जाए। किशमिश बनता है कि नहीं बनता है? अंगूर से किशमिश बनना इज एक्स ऑस्मोसिस, और किशमिश से अंगूर बनना, किशमिश से अंगूर नहीं बनेगा, अंगूर का फ्लेवर नहीं आएगा, लेकिन किशमिश फूलती है कढ़ी में, सॉरी
आपने खीर में देखा होगा, खीर में डाल दिया जाता है, थोड़े समय के बाद वो किशमिश फूलती है कि नहीं फूलती है। तो वो जो एग्जाम्पल है बच्चों वो एंड ऑस्मोसिस का है। और अगर अंगूर से किशमिश बना दिया जाए तो वो एग्जाम्पल एक्स ऑस्मोसिस का है। इतनी बातें समझ में आई? स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, इसे क्या आगे आपको समझाने जा रहा है। चलिए, इसके बाद आपको ये पता चला कि एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस के हिसाब से या मटेरियल के एक्सचेंज के हिसाब से सॉल्यूशन 3 तरीके का देखा गया है। जैसे सिखा रहे बच्चों लाइन बाय लाइन, उसको दिमाग में रखकर उसको नोट डाउन कीजिए। तो अगर बात करें बच्चों तो सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन 3 प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन 3 टाइप्स का होता है। ठीक, सबसे पहले नंबर पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आपको क्या पता चला? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर यहां पर आएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत अच्छे से सीखोगे बच्चों, इसको गांठ बांध लीजिए, आप लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा। लेकिन आप अपने अड़ोस पड़ोस से देखना, बच्चा इतना कंफ्यूज रहता है, याद कर ले वो बात अलग है, लेकिन उससे अगर रीजन पूछ लोगे तो रीजन नहीं बता पाएगा। आप रीजन इसको तैयार कीजिए, देखिए क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब देखिए बच्चों, आपने एक कोई भी बीकर ले लिया, जग ले लिया, ग्लास ले लिया, कोई भी आपने एक प्लेस ले लिया जिसके अंदर आपने कोई सॉल्वेंट भर दिया, उसके अंदर आपने कोई सेल डाल दी, कोई भी सेल डाल दी, है ना। आपने किशमिश ले लिया, अंगूर ले लिया, कुछ भी यार, सेल ही तो होता है, प्लांट सेल ही तो है वो सेल डाल दी। अब ये सेल, आइसो का मतलब चूंकि होता है सेम, तो और टोनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन। टोनिक का मतलब कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन किसके किसके बीच में बच्चों? इस सेल के अंदर। थोड़ा सा कलर चेंज करें ताकि आपको समझ में आए। यहां और यहां, ये इसके बीच में, यानी कि सेल के अंदर और उसके बाहर का कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम। जब कंसंट्रेशन इसके बीच में बिल्कुल सेम हो जाता है सॉल्वेंट के, देखो ध्यानपूर्वक सुनो, इसके सॉल्वेंट का और इसका कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का नहीं बोलेंगे, इस पूरे का बोलेंगे कि इस बाहर का जो बाहर का एनवायरमेंट है इसका कंसंट्रेशन और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन अगर एकदम बराबर हो जाए तो बच्चों मटेरियल का एक्सचेंज क्यों होगा? वो खुश है यार, मेरे पास भी सफिशिएंट है, तुम्हारे पास भी सफिशिएंट है, हम दोनों अपने अपने में खुश रहे, हम क्यों किसी के अंदर शिफ्ट करें भाई। समझ में आई बात? हाइपोटोनिक की बात करिए तो यहां पर आपका क्या आंसर होगा जरा देख ले। देयर इज नो एक्सचेंज, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। मटेरियल, यहां पर कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर। हाइपोटोनिक सीखो यार, यहीं से चीजें सीखने वाली आती हैं। आपने लिया, आपने ये लिया, आपने ये लिया, इसके बाहर आपने ये भरा। अब सीखो, हाइपो का मतलब लेस, छोटी स्पेलिंग है लेस, हाइपो का मतलब लेस कंसंट्रेशन। अब जैसे सिखाया वैसे बताओ, लेस कंसंट्रेशन का क्या मतलब हुआ? उसके पास सॉल्यूट कम है। यहां पर सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन बाहर है, ये तो सेल के अंदर का है, आप किस सॉल्यूशन में उसको रख रहे हो उसकी बात देख रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा साफ करके लिखते हैं, यहां पर सॉल्यूट कम है, हाइपोटोनिक का मतलब लेस कंसंट्रेटेड। अच्छा एक इधर सीखो, थोड़ा सा छोटे में इसको सीखो बेटू। देखो क्या सिखाया था, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किससे किससे मिलकर बना है? सॉल्यूट से बना है और सॉल्वेंट से बना है। क्या सिखाया, मेरे साथ बोलिए, सॉल्यूट जिसको मिलाते हैं, सॉल्वेंट जिसमें मिलाते हैं, यही तो सिखाया यार। तो सॉल्यूट जिसको मिला रहे हो, अगर वो बच्चा कम है, कम डाला है, आपने पानी में मुश्किल से 1 चम्मच चीनी डाल दिया, तो जब पानी में कम चीनी डालोगे तो वो बनेगा लेस कंसंट्रेटेड, समझे? वो बनेगा लेस कंसंट्रेटेड। क्लियर हुआ? सॉल्यूट कम है तो जाहिर सी बात है उसमें पानी, हमने क्या एग्जांपल लिया कि आपने पानी में चीनी डाली और वो भी कम अमाउंट में, तो पानी ज्यादा है चीनी कम है, तो यानी कि यहाँ पर ये ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा नहीं, मोर कंसंट्रेटेड। तो ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सॉल्यूट लेस कंसंट्रेटेड हो, मतलब लेस हो, लेस अमाउंट में हो, लेस अमाउंट में हो,
और सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में हो तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है हाइपोटोनिक। समझ में आया बच्चों? जहां पर सॉल्यूट कम हो। तो यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ही हम लोग ले रहे हैं। हाइपोटोनिक में सॉल्यूट कम लिया और सॉल्वेंट ज्यादा लिया, मतलब ज्यादा है यहाँ पर लिया क्या, अगर सॉल्यूट कम होगा तो सॉल्वेंट तो अपने आप ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अगर ऐसा होता है बेटा, तो अभी आपने डेफिनेशन अब तो बिगाड़ दिया है। डेफिनेशन क्या पढ़ी थी ऑस्मोसिस की, कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बताओ यहाँ पर सॉल्वेंट कहाँ ज्यादा है, यहाँ बाहर ज्यादा है कि नहीं है? तो भैया जब बाहर सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो बाहर से अंदर सॉल्वेंट जाने लगेगा कि नहीं जाने लगेगा? और अगर सॉल्वेंट अंदर से बाहर जाने लगेगा भैया तो ये सेल फूलने लगेगी, सेल फूलने लगेगी और इतनी फूल जाएगी कि इसके फटने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर एंड ऑस्मोसिस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? शाबाश। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट का अमाउंट कम है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, जिसकी वजह से बाहर का जो सॉल्यूशन है वो कैसा बन गया? हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सॉल्वेंट ज्यादा होता है तो ड्यू टू ऑस्मोसिस, ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस, अब इसकी लाइन लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, हियर एंड ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, यानी कि इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, एंड ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। और अगर एंड ऑस्मोसिस हुई बच्चों, so the cell becomes swollen, the cell becomes swollen, आपकी सेल फूल जाएगी, एंड swollen and burst, और इतनी फूल जाएगी कि उसके फटने की संभावना रहेगी। आ गया होगा यार पॉइंट समझ में कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के साथ क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के साथ होता है कि सेल फूल जाती है और फूल के फट जाती है। समझ में आ गई होगी बात? हाइपरटोनिक में सीखो बच्चों। हाइपरटोनिक में आपने सीखा, आपने ये लिया, उसके अंदर आपने सेल बनाई, सेल बना के उसके अंदर का मटेरियल रखा, इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ है। अब हाइपर का मतलब होता है मोर और इसका मतलब होता है कंसंट्रेटेड। अब इधर अगर आपने चीनी पानी का शरबत बनाया और चीनी ज्यादा ले ली, सोचो सॉल्यूट क्या है? चीनी है, आपने क्या लिया? ज्यादा ले लिया, और तो जाहिर सी बात है उसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगा, तो यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बच्चों तो ये सॉल्यूशन कैसा बना? तो आपका आंसर है हाइपरटोनिक बना। तो हाइपरटोनिक में देखो सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट क्या हो गया? कम हो गया कि नहीं हो गया? बताओ यार। तो यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप लिखोगे कि यहाँ पर सॉल्यूट क्या होता है? ज्यादा होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है? लेस होता है। क्लियर हुआ? तो बच्चों क्या होगा फिर? ड्यू टू ऑस्मोसिस क्या होगा? ऑस्मोसिस के कारण जो एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। बच्चों अगर यहाँ सॉल्वेंट कम है तो अंदर तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा ही ना, तो यहां से यहां चीजें आने लगती हैं, और अगर यहां से यहां चीजें आई तो ये सेल बेचारी पिचक जाती है। इस पिचकने को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक्स ऑस्मोसिस, मटेरियल बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, एक्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। और अगर एक्स ऑस्मोसिस हो गया तो मटेरियल बाहर से अंदर आएगा। सो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस, movement of solvent takes place towards outside, and thus क्या होगा? जब बाहर हो गया, thus cell becomes shrink, इससे हमारी सेल पिचक जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और अगर सेल श्रिंक हो गई बच्चों तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, एंड इट इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। अब ये क्या है? प्लाज्मोलिसिस आपने नया बोल दिया। देखो भाई प्लाज्मोलिसिस क्या है? देखो
आपने क्या सीखा था, बाहर की तरफ सेल वॉल होती है, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अगर इसको आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो यहाँ से यहाँ मटेरियल जाएगा कि नहीं जाएगा, जब मटेरियल जाएगा तो क्या ये टाइट रह जाएगा, जब टाइट नहीं रहेगा बेटा तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेचारी ढीली हो जाती है, और ढीली होकर ये इसके अंदर ऐसे बेचारी ऐसे हो जाएगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा कमजोर पड़ के ढीली ढाली हो जाती है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो भैया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस प्लाज्मोलिसिस होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी आपने कंप्लीट जानकारी ले ली। तो क्या क्या आज आपने पढ़ा मेरे साथ बताइए। आपने पढ़ा, बोलो आपने पढ़ा क्या क्या पढ़ा बच्चों, सेल वॉल पढ़ा। सेल वॉल के बारे में जानकारी फटाफट रिवाइज कीजिए मेरे साथ कि सेल वॉल क्या होती है। प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ की लेयर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है और साथ ही साथ में शेप प्रोवाइड कराती है। फिर हम लोगों ने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फ्लूइड लाइक होता है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। क्या काम करता है, जो उसके सेल ऑर्गेनल होते हैं वो उसमें एम्बेडेड होते हैं। फिर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर है और प्लांट सेल की सेकेंड लेयर है, मतलब सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। फिर इसके काम क्या पढ़े, ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, इसलिए ये अलाउ करती है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है चुनिंदा चीजों की, सेलेक्टेड चीजों की अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने के लिए। समझ में आया। फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर हो रहा होगा यार। तो इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। फिर क्या बताया, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या एग्जांपल दिया था, मैगी अच्छी महक रही है, कोई परफ्यूम लगा के गया आपको महक आ गई, ये डिफ्यूजन है। इसमें कोई मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती, लेकिन जब सॉल्वेंट की मूवमेंट की बात आती है तो उसमें मेम्ब्रेन की नीड होती है जो कि सेलेक्टिवली परमेबल होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस दो प्रकार का हो सकता है, अगर सॉल्वेंट सेल के अंदर जा रहा है तो एंड ऑस्मोसिस, सेल के बाहर आ रहा है तो एक्स ऑस्मोसिस। समझ में आया। इसके बाद बताया कि इसी कंसंट्रेशन के हिसाब से सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक में सेल और सेल के बाहर का मटेरियल बिल्कुल बराबर होता है, इसलिए कोई एक्सचेंज होता ही नहीं है। फिर हाइपोटोनिक में बताया कि जो सेल के बाहर का सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में आपने उस सेल को रखा है उसमें सॉल्वेंट बाहर ज्यादा है। हाइपोटोनिक का मतलब लेस कंसंट्रेटेड, लेस कंसंट्रेटेड का मतलब वहां पे सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। जिसको बेटू अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। लेकिन सफिशिएंट है, ध्यान से आप वीडियो को बार बार रिकैप करके पढ़ोगे तो आपको याद जरूर होगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट इनर, मतलब सेल के अंदर जाता है, जिसके कारण सेल फूलती है और फूलने के कारण उसके फटने की चांसेस रहते हैं। हाइपोटोनिक में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि हाइपोटोनिक में एक्स ऑस्मोसिस होता है, जिसके कारण मटेरियल सेल के बाहर निकलता है, और जब सेल के बाहर निकलता है तो फिर वो सेल पिचक जाती है। क्यों पिचक जाती है, क्योंकि प्लाज्मोलिसिस हो जाती है। क्या चाहिए आपको, ठीक। तो इस तरीके से आपने काफी कुछ आज पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहिए, ज्यादा नहीं पढ़िए। तो इतना ज्यादा आप लोगों ने आज पढ़ा है। इसके आगे के कॉन्सेप्ट को, यानी कि न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, मतलब रिमेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में इसके आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।